नमस्कार। आज के इस खास डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के दिग्गज नवरत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के हालिया फाइनेंशियल्स की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बस ऊपर ऊपर से बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह इरकॉन की उस 20 पन्नों की सघन और जटिल FY26 रेगुलेटरी फाइलिंग को डिकोड करेंगे। उन भारी भरकम नंबर्स के पीछे आखिर कौन सी रणनीतियां काम कर रही हैं? चलिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस की इस भूल भुलैया को साथ सुलझाते हैं। अब इससे पहले कि हम आय और व्यय के बड़े बड़े आंकड़ों में उलझें, आइए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर निवेशक के दिमाग में होगा। आखिर इसमें हमारा क्या फायदा है? सीधा सा जवाब है डिविडेंड। इरकॉन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 0.70 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। और ध्यान रहे, ये पूरी तस्वीर नहीं है। इससे पहले 1.20 रुपए का अंतरिम लाभांश भी दिया जा चुका है। यानी निवेशकों को इस साल सीधा और अच्छा खासा पेआउट मिल रहा है। लेकिन क्या कंपनी की अंदरूनी सेहत इस लाभांश को सही ठहराती है? आइए पता लगाते हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इरकॉन FY26 की बड़ी तस्वीर, दूसरा स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड नतीजों की तुलना, तीसरा घरेलू बनाम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, चौथा और सबसे अहम बारीक जानकारियों और ऑडिटर नोट्स को समझना, और अंत में हमारा फाइनल टेक अवे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, इरकॉन FY26 की बड़ी तस्वीर। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज की सेहत जांचने के लिए हमें सबसे पहले उसका टॉप लाइन रेवेन्यू देखना होता है। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 25 में इरकॉन की कंसोलिडेटेड कुल आय 11,131 करोड़ रुपए के पार थे, लेकिन वित्त वर्ष 26 में यह आंकड़ा नीचे खिसक कर लगभग 9,501 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरे होने और नए ठेके शुरू होने के बीच जो अंतराल आता है, ये गिरावट उसी साइक्लिकल नेचर को दर्शाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंस की दुनिया में टॉप लाइन का असर बॉटम लाइन पर तो पड़ता ही है। जब आय घटी है तो स्वाभाविक रूप से मुनाफा भी घटेगा। कर चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है वो वित्त वर्ष 25 के 727 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 26 में 591 करोड़ रुपए रह गया है। सीधा सा गणित है, लेकिन असल कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली राज तो इसके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर छुपा है। और यही हमें लाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्टैंडअलोन बनाम कंसोलिडेटेड नतीजे। अब हम इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा आसान कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टैंडअलोन एक अकेली दुकान है, यानी सीधे तौर पर सिर्फ इरकॉन की मूल कंपनी। दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी है, जिसमें इरकॉन के साथ साथ उसकी सारी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स भी शामिल हो जाते हैं। आसान है ना? अब यहां जो आंकड़ा है वो वाकई आपको चौंका देगा। ध्यान से देखिए, इरकॉन का स्टैंडअलोन प्रॉफिट लगभग 618 करोड़ रुपए है, जो कि उसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यानी 592 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आमतौर पर पूरी फ्रेंचाइजी की कमाई एक अकेली दुकान से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेरेंट कंपनी तो बढ़िया मुनाफा छाप रही है, लेकिन इसके कुछ जॉइंट वेंचर या सहायक कंपनियां भारी घाटे में हैं, जो कुल मुनाफे को नीचे खींच रही हैं। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इरकॉन का ये बिजनेस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा बटा हुआ है। ये चार्ट असल में इरकॉन के फोकस को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। वित्त वर्ष 26 में भारत के भीतर से यानी डोमेस्टिक मार्केट से होने वाली आय 8,774 करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जबकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से महज 296 करोड़ रुपए आए। ये अंतर बहुत विशाल है। इससे साफ पता चलता है कि इरकॉन की ग्रोथ का इंजन पूरी तरह से भारत में चल रहे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पर निर्भर है। और जब हम मुनाफे की बात करते हैं, मेरा मतलब है कर और ब्याज से पहले के मुनाफे की, तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। घरेलू संचालन ने 927 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन से 188 करोड़ रुपए मिले। दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में आय कम होने के बावजूद मार्जिन तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर दिख रहे हैं। फिर भी कंपनी के प्रॉफिट का असली बोझ तो डोमेस्टिक बिजनेस ही उठा रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, सेक्शन 4, बारीक जानकारियों को समझना। बड़ी सुर्खियां तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन असली डिटेक्टिव वर्क शुरू होता है ऑडिटर नोट्स के उन छोटे छोटे अक्षरों में। और वहां हमें पता चलता है कि इरकॉन अपने जॉइंट वेंचर्स में बड़े पैमाने पर रणनीतिक बदलाव कर रहा है। इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बंद किया जा रहा है और बस्तर रेलवे के साथ साथ महानदी कोल रेलवे की संपत्तियों को वापस रेल मंत्रालय को सौंपा जा रहा है।
मैनेजमेंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने सिर से अतिरिक्त बोझ कम कर रहा है। एक और बहुत बड़ा खुलासा इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड यानी ISTPL को लेकर हुआ है। इनके बीच के एग्रीमेंट के हिसाब से 14 मई 2026 को इनके टोल कलेक्शन के अधिकार खत्म हो रहे हैं। इसके बाद सारे हाईवे एसेट्स NHAI को सौंप दिए जाएंगे। इसका सीधा सा अकाउंटिंग इम्पैक्ट ये है कि इस वेंचर में इरकॉन की 151 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी को अब गोइंग कंसर्न नहीं माना जा रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है जो भविष्य की बैलेंस शीट पर जरूर असर डालेगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये ऑडिटर्स की तरफ से पकड़ा गया एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड नाम के एक जॉइंट वेंचर में लगभग 227 करोड़ रुपए के डेफर्ड टैक्स एसेट्स को गलती से ज्यादा दिखा दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो कागजों पर ऐसा पैसा दिखा दिया गया जो असल में था ही नहीं। इरकॉन की इसमें 26% हिस्सेदारी है, तो स्वाभाविक रूप से इरकॉन के खाते पर भी 57 करोड़ रुपए का असर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस गलती को पुरानी अवधि से ही ठीक कर दिया गया है, इसलिए इस साल के प्रॉफिट पर इसका कोई सीधा डेंट नहीं पड़ा। किसी भी बिजनेस का असली सच उसका कैश फ्लो होता है। वित्त वर्ष 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव 617 करोड़ रुपए रहा और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव 365 करोड़ रुपए था। आमतौर पर इसे देखकर कोई भी सतर्क हो जाएगा, लेकिन फाइनेंसिंग गतिविधियों ने पूरी बाजी पलट दी और 801 करोड़ रुपए का पॉजिटिव फ्लो जनरेट किया। नतीजा, साल के अंत में कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के रूप में पूरे 2190 करोड़ रुपए बचे रहे। यानी कंपनी की जेब में नकदी की कोई किल्लत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, द फाइनल टेक अवे। इन तमाम डेटा पॉइंट्स और बैलेंस शीट की कलाबाजियों के बाद आखिर हमें क्या समझ आता है? सबसे अहम बात यह है कि वित्त वर्ष 26 इरकॉन के लिए एक रीकैलिब्रेशन का साल रहा है। टॉप लाइन रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद कंपनी ने प्रति शेयर ₹1.90 का कुल लाभांश देकर निवेशकों का भरोसा कायम रखा है। इसके साथ ही गैर जरूरी जॉइंट वेंचर्स को बंद करने का रणनीतिक फैसला ये दिखाता है कि मैनेजमेंट आगे की रेस के लिए अपनी बैलेंस शीट को एकदम चुस्त दुरुस्त और साफ कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारी नकदी, घरेलू परियोजनाओं पर जबरदस्त पकड़ और जॉइंट वेंचर्स की साफ सफाई के बाद इस नवरत्न कंपनी के लिए FY27 में क्या छिपा है? क्या इरकॉन नई परियोजनाओं के साथ फिर से जोरदार वापसी करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मंदी की कोई आहट बाकी है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस पर नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बारीकियों पर नजर बनाए रखिए और इन्वेस्ट करते रहिए।